Hello, everyone. Welcome back to Momentum Podcast. Today we have with us Pankaj Kumar. Pankaj has done his BTech and MTech from MNIT. He has also spent some time in Kota to prepare for examinations like IIT. He is now currently pursuing his PhD from IIT Roorkee and has also spent some time in industry. He is basically a mechanical engineer. Here he is going to share his story and his experiences. Pankaj, welcome to the podcast. Hi Ashish भैया, thank you for having me. ओके पंकज, तो तुमने बीटेक कंप्लीट किया 2017 में, करेक्ट? Yes भैया। और तुमने आईआईटी जेई का तैयारी किया था कोटा जाके। तो जी भैया। तुमने, हाँ हाँ बोलो। जी बताइए। हाँ मतलब कोटा गया था मैं। हम्म। 2012 में मैंने अपनी 12th की थी। ओके। और उसके बाद मैंने एक साल जो है कोटा में प्रिपरेशन की थी जेई के लिए। ओके, तुमने 2012 में 12th कंप्लीट किया, ऑल राइट। और फिर 12 कंप्लीट करने के बाद 1 ईयर प्रोग्राम में तुम गए होगे कोटा, जी ऑल भैया। राइट। तो कैसा था वहाँ पे एक्सपीरियंस? तुम्हारा 12 का परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा अच्छा था जिसकी वजह से तुमने सोचा कि मुझे और मेहनत करना चाहिए, आईआईटी के लिए तैयारी करना चाहिए। जी भैया, मतलब 12th में मेरे 85.4% थे। हम्म। आरबीएससी बोर्ड से मैंने 12th की थी। ओके। और उसके बाद वही है कि घर में क्योंकि भैया पहले से जा चुके थे, उन्होंने भी बंसल में कोचिंग की थी और उनका ओके। भी सीएस बैकग्राउंड था। ऑल तो राइट। पापा जी ने कहा कि चलो ठीक है, आप भी जाइए और प्रिपरेशन कीजिए। ऑल तो राइट। ऑल राइट। 2012 के बाद मैं गया वहाँ पे और जेई का लीडर बैच ज्वाइन किया था मैंने। जेई ओके। एडवांस के लिए गया था मैं बेसिकली, लेकिन एडवांस में अपना हो नहीं पाई इतनी अच्छे से, तो जेई मेंस मेरी रही थी फिर। ओके, देखो मुझे ये सारे टर्म्स उतने अच्छे तरीके से पता नहीं क्योंकि मैं कोटा गया नहीं। तो जैसे तुम्हारे सामने 1 साल का पीरियड होगा ना, जब तुमने डिसाइड किया कि मैं कोटा में टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, जस्ट 12 के बाद, करेक्ट? यस भैया, यस भैया। ओके, तो फिर तुमने एलएन ज्वाइन किया था शायद, है ना? यस यस, एलन इंस्टीट्यूट। गया था मैं। ऑल राइट। तो फिर उसमें तुमने जो तुमने बैच बताया वो ज्वाइन किया, उसके बाद इसे ज्वाइन करने के पहले तुम्हारा थॉट प्रोसेस क्या था? मतलब कितना एक्सपेंडिचर होता है, व्हाट आर योर गोल्स, क्या क्या प्लानिंग था यस तुम्हारा? यस भैया, मतलब जस्ट आफ्टर 12th के बाद तो मतलब स्टूडेंट के पास मतलब काफ़ी क्राउडेड माइंड होता है कि वो मतलब हम्म। सारी डायरेक्शन में सोच रहा था। कुछ लोग सोचते हैं कि चलो ठीक है, साल वेस्ट नहीं करते हैं और हम्म। जो भी अपना मतलब जहाँ पे भी एडमिशन मिल रहा है बीटेक में, या फिर सोचता हम्म। है कि चलो ठीक है कहीं पे एडमिशन ले लेते हैं, उसके साथ कुछ प्रिपेयर कर लेंगे। तो हम्म। ऐसा रहता है। दूसरा अपन रहता है कि दूसरा वो लोग होते हैं जो ऑलरेडी 11th 12th में अच्छे से अपनी फाउंडेशन को सही कर रहे होते हैं और हम्म। जेई ओरिएंटेड की तैयारी कर रहे होते हैं। तो हम्म। उनका ऑलरेडी अच्छा स्कोर हो सकता है आ जाए और वो लोग अच्छे कॉलेज में चले जाए, तो मतलब काफ़ी कॉम्बिनेशन वो सोच रहा होता है कि चलो किस डायरेक्शन में मुझे जाना चाहिए। तो मेरे साथ ऐसा था कि मैंने 12th जो है सिर्फ बोर्ड ओरिएंटेड पढ़ाई की थी, मतलब उसका जेई से कोई लेना देना नहीं था। कि मतलब ये था ओके। कि 12th में अच्छा स्कोर करना है और हम्म। उसके बाद जो है अगर अच्छा स्कोर आता है तो फिर वी विल गिव 1 ईयर टू दिस जेई प्रिपरेशन। ऑल राइट, तो मतलब तुमने ऐसा मैंने। 2012 में कोई एग्जाम्स नहीं दिए थे क्योंकि उस साल आईआईटी नहीं। जेई ए ट्रिपल ई होगा। फिर हाँ, नेक्स्ट उस ईयर टाइम पे से ही ट्रिपल। शायद जेई मेंस और एडवांस में कन्वर्ट हो गया था बिल्कुल 2013 बिल्कुल से। बिल्कुल। ऑल राइट। और अच्छी बात ये थी उस टाइम भैया कि मतलब 13 में फर्स्ट टाइम ये इंट्रोड्यूस हुआ था कि 12th के मार्क्स भी आपके ऐड होंगे जेई ओके। मेंस में। तो हम्म। वो एक तरीके से मतलब वो सही डिसीजन रह गया कि चलो मेरा मार्क्स थोड़ा ठीक था 12th में, 86% के अराउंड था, तो वो हम्म। और प्लस मेरा जो जेई मेंस का जो स्कोर था वो दोनों कंबाइंड होके अच्छी रैंक बन गई थी मतलब। ओके। ओके, तो फिर ये या 1 ईयर का जर्नी तुम्हारा कैसा रहा? मैंने सुना है कोटा में बैचेस होते हैं, उसके लिए एग्जामिनेशंस होते हैं, जैसा परफॉर्म करोगे वैसे बैच में पहुंचोगे। बताओ हमें थोड़ा, सबको पता जी नहीं होता है ये सब। जी जी, बिल्कुल भैया। हम्म। कोटा में ऐसा रहता है कि सबसे पहले तो आपको एक टेस्ट देना पड़ता है, मतलब वो हम्म। बेसिकली स्क्रीनिंग टेस्ट होता है कि उससे दो चीज़ें डिसाइड होती है। पहला कि आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है या नहीं मिल सकती, यू आर एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप और नॉट। ओके। और दूसरा उससे ये डिसाइड होता है कि आपको बैच कौन सा मिलेगा उस हम्म। स्कोर के बेसिस पे। बट तो उससे पहले तुम्हें इसका भी तो एग्जाम देना होगा, तुम्हें कोचिंग इंस्टीट्यूट कौन सा मिलेगा, उसके भी तो कोचिंग होते हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में घुसो, करेक्ट? यस भैया, मैं कोचिंग का ही बता रहा था। कोचिंग के अपने अपने स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, जैसे ओके मैंने ओके एलन ओके। का दिया था। टेस्ट मैं के कोचिंग का बेसिस पे टेस्ट ही बता रहा वो हूँ। बैच सेलेक्ट कर हाँ, लेते हैं। यस यस, ओके जैसे ओके। रेजोनेंस उस टाइम पे रेजोनेंस हुआ करती थी, एलन हुआ करती थी और एक दो बंसल छोटे मोटे मोशन वगैरह, ये कोचिंग हुआ करती थी वहाँ पे। तो मैंने एलन का टेस्ट दिया था हम्म। और उस टेस्ट के बेसिस पे आपको ये मिल दो मतलब दो चीज़ें मैंने बताई। जैसे पहला तो स्कॉलरशिप डिसाइड होती है और दूसरा आपका बैच डिसाइड होता है। तो ओके। मेरा हिंदी मीडियम था और मेरे को याद है कि मेरा मतलब ठीक ठाक स्कोर था, तो मेरे को हिंदी मीडियम का टॉप बैच जिसको TLH1 बोलते हैं वहाँ पे, तो वो वाला ओके। बैच मुझे मिला था और उसमें ऑल मेरा राइट। एडमिशन हुआ था। ओके ओके।
और उसके बाद तुम्हारा आगे का कैसे प्रोसीड किया? फिर से एग्जाम्स हर 2-3 महीने में होते रहते हैं क्या? जैसे नहीं मैं फिटजी में उसके था, बाद उसमें हाँ, ऐसे अच्छा फेस टेस्ट ऐसे ऐसे होते रहते हैं 3 महीने 6 महीने यस में, भैया, तो फिर से भी यस चेंज, भैया। वैसा भी है क्या कुछ वहां पे? हाँ, मतलब वहाँ पे ये जो आप बोल रहे हो मतलब बेसिकली वहाँ पे टेस्ट होते रहते हैं। जैसे आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट हो जाती है वहाँ पे। हाँ जैसे हाँ आपने एडमिशन लिया, हाँ आपकी हाँ। क्लासेस स्टार्ट हो गई, उसके बाद वो मतलब 15 डेज़ में हर पीरियोडिक टेस्ट लेते रहते हैं वो कि चलो सिलेबस का इतना पोर्शन आएगा, 2-3 चैप्टर फिजिक्स से, 2-3 चैप्टर केमिस्ट्री से, फिर हम्म 2-3 चैप्टर मैथ्स से। तो जितना पढ़ाया जा रहा है उसका हम्म। फ्रीक्वेंटली मतलब 15 डेज़ में, 20 डेज़ में या 1 मंथ में टेस्ट होते थे। इनको बोलते थे ये माइनर टेस्ट बोलते थे। फिर एक ओके। मेजर टेस्ट और होता था जो कि मतलब जैसे मान लो क्वार्टर ऑफ द सिलेबस ऑफ फिजिक्स, क्वार्टर हम्म सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री, तो इनको हम्म। मेजर टेस्ट बोलते थे। ये 2 महीने में एक बार या 1.5 महीने में एक बार होते थे। ओके। तो माइनर और मेजर का कॉन्सेप्ट था वहाँ पे। और हाँ। प्लस डेली बेसिस पे भी डीपीपीज वगैरह होती है, जो डेली प्रॉब्लम शीट होती है उसको सॉल्व हम्म। करना होता है। तो वो तो चलो खैर काउंट नहीं होता, बट आपके स्कोर्स का फिर उसके बेसिस पे बैच की रैंक और फिर पूरे एलन की रैंक, इस हम्म। तरीके से कंटिन्यूस इवैल्यूएशन होता था वहाँ पे। ऑल तो राइट। वो चलता था। मैंने सुना है कि वहाँ के कोचिंग इंस्टीट्यूट के टॉपर्स को मतलब ऐसे बहुत ही ज्यादा बढ़िया ट्रीटमेंट हाँ, दिया जाता है, एकदम रूम भी बिल्कुल मस्त भैया, एयर कंडीशनड, और ट्रिप्स उस बिल्कुल पे भी भैया, भेजते हैं, ऐसा होता है क्या? बिल्कुल भैया, बिल्कुल। क्या क्या एक्चुअल होता में है? वो जो है एलन में ये होता है कि जनरली एक स्टार बैच होता था वहाँ पे। स्टार ओके। बैच जो है बेसिकली टॉप परफॉर्मर ऑफ द एंटायर इंस्टीट्यूट। तो उसमें हम्म टॉप 30 या टॉप 40 स्टूडेंट जो उस कोचिंग के सबसे अच्छे स्टूडेंट होते थे, हम्म उनको मतलब फैकल्टीज भी फिर अच्छे ही पढ़ा रहे हैं, उनको हर हर एक टेस्ट में फर्स्ट या सेकंड रैंक पे मेडल्स मिल रहे हैं। मतलब यहाँ पे हम्म हर महीने में एक वो सेरेमनी भी होती थी जिसमें अच्छे परफॉर्मर्स को मेडल मिलते थे। और हम्म। फिर ऐसे ही वो मतलब थोड़ा सा बच्चों के मूड को लाइट करने के लिए कुछ एक्टिविटीज करवा रहे हैं वो, तो उस अच्छा। वाले में उनको उनको हाँ, उनको उनको मेडल वगैरह दे दिए। तो ओके इस ओके। हिसाब से वैसी एक्टिविटीज होती थी वहाँ पे। ऑल राइट, तो फिर तुम्हारा प्रिपरेशन कैसा रहा? सब कुछ सही सही चला कि अप्स एंड डाउन्स तुमने देखे जो तुम्हारा एक नहीं साल का भैया, प्रिपरेशन? मतलब सब कुछ सही तो नहीं था। मतलब मैं इतना बोलूंगा हम्म कि मेरी केमिस्ट्री अच्छी थी नेचुरली। मतलब मैं क्योंकि हम्म। मेरे भैया उसी बैकग्राउंड से थे तो वो थोड़ा अच्छा, मुझे बता देते थे। पहले इंसान हो जिसे और केमिस्ट्री पसंद है। यस, मेरी केमिस्ट्री अच्छी थी और मेरी फिजिक्स भी ओके ओके थी, ठीक है। तो ओके। ये दोनों मेरे अच्छे थे, बट मैथ्स में मैं स्ट्रगल कर रहा था बिकॉज वही हम्म थोड़ा डिफरेंशिएशन वगैरह और इंटीग्रेशन वगैरह जो है हम्म ट्वेल्थ लेवल पे और कोचिंग लेवल पे काफी डिफरेंस आ जाता है, बिकॉज वो आपको थोड़ा हम्म डिफरेंट लेवल पे लेके पढ़ा रहे होते हैं। बस जेई की प्रॉब्लम हम्म सॉल्व कर रहे हो आप, अच्छे अच्छे बुक्स की रेफरेंस हम्म बुक्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आना स्टार्ट होती है। फिर हम्म वही है कि थोड़ा सा बैच के साथ पेस करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बिकॉज अच्छे बैच से एक्सपेक्ट भी करते हैं कि रैंक अच्छी हो। तो हम्म। प्रेशर तो अच्छा बनाते हैं भैया, बट आपके पास दो चॉइसेस होती है। एक तो उस प्रेशर से अपने आप को इम्प्रूव करो, और दूसरा फिर वही कि गिव अप वाली स्टेज में आ गया कि चलो अब हम्म। मुश्किलें मुश्किलें बहुत बढ़ गई है, अब अपन अपनी पेस पे चलेंगे। तो मतलब दोनों डायरेक्शन में जा सकता है तो तुमने क्या स्टूडेंट। किया? तो मैंने मैंने कोशिश यही की है। मतलब मैं हम्म ऐसा सोच रहा था कि मैं अगर टॉप को देखूंगा तो मैं अपना इंप्रूव नहीं कर पाऊंगा, बट मैंने हम्म। ये सोचा कि चलो ग्रेजुअली अपने टारगेट सेट करते हैं। मैं पहले जब मेरा पहला टेस्ट हुआ तो मुझे याद आता, मैं 700-800 रैंक थी मेरी हाँ हाँ एंटायर इंस्टीट्यूट में। तो हाँ मैंने हाँ। सोचा कि चलो पहले इसको टॉप 500 में आते हैं, ओके फिर टॉप 300 में आते हैं। तो मेरी ओके। हाईएस्ट रैंक मुझे याद है कि लास्ट टाइम तक मेरी आते आते तो टॉप 200 में रैंक आ गई थी। तो ऑल मैं राइट ऑल उसी राइट। तरह का टारगेट बना रहा था, छोटे ओके छोटे टारगेट्स। ओके। तुम्हें करीब ऐसा लगा 60% तुम्हारे जर्नी में कि शायद मुझे आईआईटी नहीं एनआईटी इसके लिए ट्राई करना चाहिए? नहीं भैया, स्टार्टिंग में वो मतलब हम्म वही है कि वहाँ पे टीचर्स इस बात में बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं कि वो हम्म बिलीव कराते हैं हर एक स्टूडेंट को। बिकॉज वही है कि आपके पास भले ही 100 सीट्स हो, बट कोचिंग वालों का काम ये होता है कि वो 100 सीट्स आपके लिए बनी है, उन 100 बच्चों के लिए बने जो उनके सामने बैठे हैं। ओके तो ओके ओके। तो मतलब ठीक है, सब लोग ऐसे। मतलब मेरा बैच जेई का ही था, मतलब जेई हम्म एडवांस, जो कि जिसे आईआईटी जेई बोलते थे पहले, तो जेई एडवांस का मेरा बैच था। तो वो कभी हम्म ये नहीं बोलते थे कि आपको मेंस के लिए करना। उनको कहा कि जेई एडवांस का जो पूरा अम्ब्रेला सिलेबस आप कर लो, और उसके अंडर जो हम्म भी फॉल कर रहा है, जेई मेंस हो गया या और भी कोई एग्जाम हो गए। हम्म। कुछ कॉलेजेस अपने एग्जाम भी लेते थे, जैसे बिट्स पिलाने का एग्जाम हाँ हाँ। अलग से होता था, है हम्म। ना, वीआईटी के अलग एग्जाम होते थे। तो इन कॉलेजेस की तैयारी आप अपने आप कर लोगे ओके अगर ओके। आप जेई जेई का आप पढ़ लेते हो, तो वो उसी में बिलीव रखवाते हैं सबको। हम्म। व्हाट इज द स्ट्रगल ओवर देयर? मतलब जहां तक मैं सोच सकता हूँ, क्योंकि मैं भी कोचिंग एनवायरनमेंट में रहा हुआ हूँ, तो लोग कुछ भी नहीं करते पढ़ाई के अलावा। मतलब तुम्हें जितना टाइम उन्हें यस, मिलता है वो यस, पढ़ेंगे ही, उसके अलावा वो कुछ कर यस। नहीं सकते वो। तो इज दैट लाइक समटाइम्स वो ओवरवेलमिंग हो जाता है कि तुम बहुत ज़्यादा। सब कोई को पढ़ते हुए देख रहे हो, तो शायद तुम दिन रात पढ़ भी रहे हो लेकिन कुछ घुस नहीं रहा है। ब्लैंक सा यस होता भैया, है। यस भैया। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक हम्म कंसिस्टेंट प्रॉब्लम जो थ्रू आउट स्टूडेंट की जर्नी में रहती है, वो हम्म यही है कि वो अपने डिस्ट्रैक्शंस को कैसे मैनेज करता है। वो हम्म कोटा में डिफरेंट नहीं था।
वो हम्म। MNIT में डिफरेंट नहीं था और PhD में भी डिफरेंट नहीं है। तो मतलब हाँ, तो मतलब वहाँ पे कोटा में बहुत सारे, मतलब वही वाली बात है कि अगर आप 2-3 क्लासेस का अगर होमवर्क पीछे हो जाए ना आपके, तो फिर सारे नेगेटिव थॉट्स एक साथ आना स्टार्ट होते हैं। बिकॉज हम्म। बहुत ट्रेमेंडस प्रेशर होता है। 1.5 घंटे की 3 क्लास, मतलब 4.5 घंटे की आपकी डेली क्लासेस हो रही है, हम्म। मंडे टू सैटरडे। हम्म। और उसके बाद जो है आउटसाइड ऑफ दोज क्लासेस आपको सारी क्लासेस की DPP सॉल्व करनी है, उनका होमवर्क करना है, और हम्म। प्लस अगले क्लास के लिए थोड़ा सा पढ़ के भी जाना है। तो ये हम्म। सारी चीजें एक डे में करनी है। उसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो आप अपना घर, अपनी फैमिली और पर्सनल रूटीन के लिए जो है वो टाइम निकालते हो। तो अगर कोई बच्चा इस वाले रूटीन से थोड़ा सा भी डिविएट होगा फॉर एनी हम्म। रीजन, मतलब वो पर्सनल हो सकता है या फिर फ्रेंड्स हो सकते हैं, या हम्म। फिर मान लो उसका इंटरेस्ट नहीं लग रहा शुरुआत में, चलो घूम लेते हैं, कोटा में मॉल होता, वो एक ही मॉल होता था वहाँ पे, तो वहाँ पे कुछ बच्चे घूमने चले गए। हाँ। तो मतलब ये वाली बात है, अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो गए शुरुआत के 2-3 हफ्तों में, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है कैचअप करना, और हम्म। फिर आपकी पूरी लाइन ही चेंज अलग हो जाती है। तो वो जो आप हम्म। इन्वेस्टमेंट पूछ रहे थे मुझसे कि लगभग 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट होता है आपकी कोचिंग में और अच्छा, आपके अकोमोडेशन में, सब में मिला के रहने उस और टाइम। ट्यूशन मिला के। हाँ, यस यस भैया, तो उस टाइम का बता रहा हूँ मैं। अभी तो ये शायद हो सकता है 2 लाख के आसपास टच कर हम्म। गया, हो सकता है हम्म। उससे भी जोड़ चला जाओ। तो हम्म। 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट, फिर वो वाली बात है कि आप इसको पॉजिटिवली ले रहे हो, नेगेटिवली ले रहे हो, घर वाले किस पोजीशन में हैं, और ये सारी चीजें फिर फैक्टर में आ जाती है। तो मतलब बहुत बहुत रिस्की इन्वेस्टमेंट है एक और तरीके से। डिस्ट्रैक्शन भी ऐसा नहीं है कि वो जगह पढ़ने के लिए बना है तो डिस्ट्रैक्शन नहीं होंगे। जैसे यस अंशुमन यस, मेरा एक दोस्त था वहाँ पे, वो भी बताता था कि साइबर कैफेज ये सब है वहाँ पे बहुत, भी, लोग यस, गेमिंग ये सब में टाइम, अब तो खैर डिस्ट्रैक्शन सबके हाथ में है ना। अलग, तो बिल्कुल अब तो बिल्कुल अलग ही बिल्कुल, लेवल है ना। बिल्कुल भैया बिल्कुल। ओके, तो फिर ऑल राइट, तो फिर फाइनली तुम्हारा ये एग्जाम्स जो होते हैं मेंस के, वो कब जी होते हैं, किस मंथ में पढ़ते हैं? हाँ भैया, मैंने लिखा था, जेई मेंस लिखा था पहले, क्योंकि जेई मेंस पहले आता है, एडवांस जो है लगभग जून जुलाई के आसपास आता है। तो मैंने ओके। मेंस लिख दिया था, और लगभग मार्च अप्रैल में मैंने शायद मेंस लिखा था। ऑल राइट। और उसके उसके बाद 1.5 महीना मिलता है आपको, मतलब पहले स्कोर आ जाता है, 20-25 दिन बाद आपका स्कोर आ ओ, जाता है कि ऑल राइट। वेदर यू आर क्वालिफाइड फॉर जेई हम्म। एडवांस और नॉट। तो हम्म। आई वॉज क्वालिफाइड फॉर जेई एडवांस, ठीक है। तो ओके। उसके बाद मुझे लगा कि 1.5 महीने की प्रिपरेशन में आप 1.5 महीने का टाइम मिलेगा आपको, उसके बाद आपको एडवांस भी प्रिपेयर करना है। हाँ। तो ओके। तो उस टाइम में मैंने प्रिपेयर तो किया था, बट मेरा एडवांस काफ़ी खराब गया था, मतलब बहुत ओके। खराब गया था। तो ऑल वो नहीं हो राइट। पाया, तो जेई मेंस के स्कोर पे बेसिस पे तो मैंने मेंस का अपना काम रैंक किया। रैंक भी तुम्हें एडवांस के बाद ही मिलता है कि तुरंत मिल जाता है? हाँ, नहीं, एडवांस का एग्जाम खत्म होने के बाद आपकी मेंस की रैंक आती है। तो ऑल राइट। पहले बेसिकली रैंक दोनों की ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली रिलीज होती है। तो पहले ओके। जेई वाले बच्चे जो हैं वो टॉप 6000 7000 जो भी हैं वो जेई के लिए करेंगे, ओके। और उसके बाद जो है मेंस में आपको अपने कॉलेजेस की वो चॉइसेस ओके, होती हैं। फिर तुम्हारा रैंक क्या है फाइनली मेंस में? मेरा भैया ऑल इंडिया रैंक, मुझे मतलब एग्जैक्टली तो याद नहीं है, बट यस 10,000 के अराउंड रहा होगा। ओके। और मेरी कैटेगरी में मेरा सही था, मतलब टॉप 1000 या टॉप 1200 के आसपास था मेरा कैटेगरी। ऑल राइट, सो बेसिकली 10,000 के आसपास रैंक, यू विल गेट डिसेंट डिसेंट यस एनआईटीज, यस, राइट? एनआईटी, हाँ, एनआईटी। और टॉप ब्रांचेस जो कि तुमने लिया फाइनली मैकेनिकल। मैकेनिकल रीजन क्या था मैकेनिकल लेने के पीछे? यस भैया, मैकेनिकल भी यही था कि मतलब अगर आप मेरा स्कोर देखेंगे 12th में, तो मेरा फिजिक्स में हाईएस्ट स्कोर है। ओके। तो एक इंक्लिनेशन तो ये बन गया था कि चलो कौन सी ऐसी ब्रांचेस है, उस टाइम पे भी वही चल रहा था जो मैकेनिकल का, मतलब वो बोलते हैं ना कि हम्म। ये ऐसी ब्रांच है जो सारे हाँ। ब्रांचेस का आपके साथ हाँ। कनेक्टेड रहती है। नहीं, कंप्यूटर साइंस का और क्रेज काफी बढ़ गया था उस टाइम तक, तो काफी था। हाँ हाँ, कंप्यूटर साइंस का बढ़ गया था, बट वही है कि मेरे को कंप्यूटर साइंस का, मेरे पास डेटा सेट पहले भैया का था, कि अच्छा। चलो भैया जो हैं, मतलब मेरे हम्म। भैया ने मुझे बता दिया था कि ये चीजें हैं, अगर तेरे को इंटरेस्ट हो तभी तेरे को जाना चाहिए, बिकॉज आपको हम्म। अंदर से कोडिंग वाली आनी चाहिए कि भैया यू कैन कोड हम्म। समथिंग, है ना। जो आपको हम्म। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाला होना चाहिए इंक्लिनेशन, अगर नहीं है तो फिर आप कन्वेंशनल जो अपनी स्ट्रेंथ है उसके साथ जाइए। तो हम्म। मुझे लगता है कि भैया ने जहाँ जहाँ पे मुझे लगता है डिसीजन मेकिंग में मेरी बहुत हेल्प की है, जहाँ पे भी ओके। मुझे जरूरत पड़ी है। तुम्हारे भैया भी तो इंजीनियरिंग कर रहे थे, जी उन्होंने कहाँ से जी, वो किया? उन्होंने CS से ही किया था, और उन्होंने NIT जयपुर से ही किया था। ओके तो ओके, सेम कॉलेज, हाँ हाँ। सेम कॉलेज था। और हम्म। हालांकि उन्होंने NIT जयपुर की, मतलब सॉरी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जॉब नहीं ली थी, उन्होंने फिर टीचिंग लाइन पकड़ ली थी। वो ओके। LME फैकल्टी हैं, अभी वो LME में ऑल राइट, पढ़ाते ऑल हैं। राइट। ओके ओके। तो हम्म। उनका अलग स्टोरी है, बट उन्होंने ये बताया था कि आप अपने अपने हिसाब से देखिए कि हम्म। जिसमें आप कंफर्टेबल हैं और जो आप आगे कैरी कर सकते हैं। तो फिर हम्म। मैंने कुछ कुछ थोड़ा बेसिक बेसिक स्टडी की कि भाई कौन सी ब्रांचेस में क्या पढ़ाते हैं। हम्म। हालांकि उस टाइम पे समझ में नहीं आता कि आगे कैसे पढ़ने को मिलेगा, बट बेसिक बेसिक चीज़ें मुझे पता चली कि चलो मैकेनिकल है, आगे हम्म। जाके इसमें गवर्नमेंट एग्जाम्स भी आप दे सकते हो। हम्म। और थोड़ा मेरा इंक्लिनेशन था कि चलो ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के बेसिस पे कौन सी ऐसी बेस्ट ब्रांच है जो मिल सकती है। हम्म। तो वो फिर मैंने मैकेनिकल चूज की उसके हिसाब से। ओके। और फिर कॉलेज स्टार्ट हुआ तो तुम्हारा वहाँ पे कैसा परफॉर्मेंस था, वहाँ पे क्या एम था, गेट देने का सोचा, क्या करने का सोचा आगे?
हाँ, कॉलेज में भैया जैसे मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि मतलब जैसे हिंदी मीडियम वाला बच्चा अगर मान लीजिए पूरी अपनी स्टडी जो फर्स्ट क्लास से लेके 12th और फिर उसके बाद कोचिंग वाला अगर जब उसने सब कुछ हिंदी में किया हो, तो वो अगर किसी एनआईटी सिस्टम में एंटर करता है तो वो मतलब कैसा फील करता है, मतलब ओके। इट्स रियली मतलब ऑन अ डिफरेंट लेवल की मैं जब गया तो फिर मुझे पता चला कि यहाँ पे एक तो सारे ऑल इंडिया रैंकर्स आ रहे हैं, मतलब सब जो नेशनल लेवल के अच्छे बच्चे हैं वो एनआईटीज में एंटर कर रहे हैं। फिर दूसरा ये है कि आपको सब कुछ जो है कम्युनिकेशन का जो मतलब डिफॉल्ट लैंग्वेज है आपकी इंग्लिश रहने वाली है। तो ओके। उस टाइम पे मुझे ये रियलाइज हुआ कि चलो दो चीजें तुम्हारे साथ दिक्कत करेगी, पहला तुम्हारा मीडियम हिंदी का है और दूसरा तुम्हारे पास जो बच्चे आ रहे हैं वो सारे एप्टीट्यूड में तुमसे सुपीरियर है, तुमसे क्यों अच्छा क्यों कर क्यों, रहे हैं। तुमने भी तो अच्छा ही परफॉर्म किया है ना। नहीं किया था भैया, बट अगेन मैं बोल रहा हूँ कि एक तो आपका क्लासरूम एनवायरनमेंट होता है तो आपको पता है कि चलो इन इन बच्चों को करना, आपको वेरिएबल्स बढ़ते जाते हैं आपके पास कि भाई अच्छा चलो आप 120 बच्चे आएंगे और सबका अलग अलग डिफरेंट स्किल सेट रहेगा। और सब मतलब ऐसा भी नहीं कि मतलब कोई आपको पुल मतलब आपको पुश डाउन करेगा, बट ये है कि सब हेल्पिंग होते हैं। और मेरे को बाद में रियलाइज हुआ जब अच्छे फ्रेंड्स बने और अच्छे दोस्त बने, बट स्टार्टिंग में मेरे को इतना पता था कि यहाँ पे अच्छा करने के लिए यू विल हैव टू डू वेरी वेरी गुड एट मतलब इन टर्म्स ऑफ हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी एंड ऑल दोस थिंग्स। तो वही है कि फर्स्ट ईयर में सबका कॉमन क्लासेस होती थी तो फिर आपको नए नए लोगों को देखने को मिलता है, अच्छा ये इन्होंने अपने स्टेट में टॉप मारा हुआ है, इन्होंने अपने स्टेट में ये अवार्ड लिया हुआ है, इन्होंने ये स्कॉलरशिप ली हुई है, तो बहुत अच्छे अच्छे बच्चे आते हैं। तो उस हिसाब से मुझे पता चला कि ठीक है, एक तो लैंग्वेज पे काम करना और दूसरा इनके साथ आप ऐसे ग्रांटेड नहीं ले सकते, आपको पढ़ना ही पड़ेगा अच्छे स्कोर के लिए, बिकॉज सब कुछ रिलेटिव होता है वहाँ पे। तो तो उस हिसाब से क्लासेस सारे इंग्लिश में होते थे वहाँ पे? क्योंकि हाँ काफी नॉर्थ लेक्चर। इंडियन कॉलेजेस में कई बार हिंदी में भी यस। पढ़ाते हैं, लेकिन तुम्हारे यहाँ नहीं। सारे इंग्लिश में होता था। हाँ, फैकल्टी जो है हमारे मतलब मोस्टली जो हम्म। आते हैं वो एनआईटीज या आईटी सिस्टम या कुछ लोग आईएम से भी आए हुए हैं, तो हम्म। फैकल्टीज अच्छे थे वहाँ पे, मैकेनिकल डिपार्टमेंट का स्पेसिफिकली बता रहा हूँ मैं। हम्म। तो मोस्टली इंग्लिश में चलता था, कुछ लोग जो होते थे जिनकी लैंग्वेज के साथ प्रॉब्लम वो फिर इंग्लिश में चलते थे, ऐसा नहीं बात कर रहे हैं। अच्छा। समझने में तो प्रॉब्लम होता था तुम्हें क्लासेस हाँ, में? स्टार्टिंग में काफ़ी क्योंकि मैं पूरे नोट्स पहले हिंदी में बनाता था और हालांकि कुछ कुछ टर्म्स मैं पहले भी इंग्लिश में लिखता था, लेकिन अभी अभी क्या हो रहा है कि टीचर बोल रहा है और उसको उसी टाइम पे लिखना है आपको, तो वो वाली प्रॉब्लम स्टार्ट होती थी मेरे पास स्टार्टिंग में। हम्म। इनिशियली मेरे को 5-6 महीने यही पता चल गया कि चलो ठीक है, आपको लैंग्वेज पे काम करना पड़ेगा प्लस प्रोसेसिंग पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि जितना हम्म। जल्दी प्रोसेस करोगे उतना जल्दी आप बाकी लोगों के साथ आ पाओगे। तो हम्म। स्टार्टिंग में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, उसके बाद भैया मैंने वही है कि फिर किताबें पढ़ना स्टार्ट की, जो फिक्शन वगैरह वो पढ़ करते लिया। करते हो गया, यस मतलब भैया। इसी तरह से और आदत लग गई। यस भैया, और फिर वही ओके। वीडियोस वगैरह देखना स्टार्ट किए इंग्लिश में, तो फिर हो गया। और फिर मतलब इंटरव्यूज ये सब के लिए भी हो सकता है जीडी राउंड्स भी फेस करना पड़ा होगा फोर्थ ईयर तक, उसके लिए क्या किया तुमने फिर अपना स्पोकन हाँ इंग्लिश इंप्रूव तो करने के लिए? यस भैया, मतलब वही है कि ये ग्रेजुअल प्रोसेस था, जैसा मैंने बोला कि 2013 से मैंने स्टार्ट किया था, मतलब एंटर हुआ था, तो उसके हम्म। बाद से मुझे पता था कि लैंग्वेज को तुम्हें छोड़ना नहीं है। अब हम्म। इंग्लिश यहाँ से तुम्हारी अच्छी होनी चाहिए। हम्म। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने एक सबसे बड़ी लर्निंग मेरे को फर्स्ट ईयर में किसी इंग्लिश टीचर ने बताया था वहाँ पे, कि हम्म। आपको कोई भी लैंग्वेज सीखनी हो तो ये 4 चीजें आपको आनी चाहिए, मतलब होती होती जैसे बच्चा पहले आता है दुनिया में, तो हम्म। लिसनिंग करता है, वो लैंग्वेज को सीखता है कि चलो लोग क्या बोल रहे हैं, हिंदी में भी वो क्या बोल रहे हैं, कि हम्म। भाई इसको ऐसे बोलते हैं, इस पे ये रिस्पॉन्स देते हैं। तो वो हम्म। सब सारी लैंग्वेज के लिए ट्रू है कि भाई आपको लिसन करना पड़ेगा, फिर आपको हो सकता है राइट करना पड़े, फिर रीड करना पड़े, और फिर स्पीकिंग वाला पार्ट आता है सारे हम्म। डेटा स्टोर होने के बाद। तो हम्म। मेरे को इतना पता था कि चलो आपको ना मतलब सारे इंटरव्यूज भी देखना कब इंग्लिश में बातें सुननी है। अच्छा, हम्म। तो लोगों को मैक्सिमम इंग्लिश में बोलते हुए सुनना है, ये देखना कि कौन सी सिचुएशन में कहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पॉजेस हाँ कहाँ हाँ। पे ले रहे हैं। तो ये हम्म। सारे स्टेप्स मैंने करना स्टार्ट कर दिए। और फिर मेरे हम्म। कुछ दोस्तों ने भी हेल्प की, चलो चलो आपको नॉर्मल लुइस की ये बुक पढ़ लेनी चाहिए, या फिर वो मेड इजी वाली जो बुक आती है जिसमें वोकैब के अच्छे अच्छे मीनिंग्स होते हैं, ओके। तो वो पढ़ लो। तो तो तुमने मतलब मेनली आपको पढ़ के इम्प्रूव किया कि बोलने का भी यस भैया, प्रैक्टिस करते थे? बोलने का तो हाँ भैया, बोलने की इतनी प्रैक्टिस नहीं थी मेरी, बट ये है हम्म। कि क्लास में जो हमारी एक्टिविटीज होती थी उसी में प्रेजेंटेशन स्किल्स में काफी ओके। प्रेजेंटेशन होती थी। तो ओके। प्रेजेंटेशन में मैं दोस्तों के साथ प्रैक्टिस करता था कि चलो ठीक है, हम्म। आप बताओ कि क्या इंप्रूव कर सकते हैं, हम्म। स्पीड का कैसा रखना चाहिए, फ्लुएंसी का कैसा रखना चाहिए, पॉजेस हम्म। का कैसा रखना चाहिए। तो एक हम्म। दूसरे के साथ प्रैक्टिस कर करके, हाँ लकीली मैं ये बताना चाहूंगा भैया कि बीटेक में दोस्त बहुत अच्छे मिल गए, मतलब ओके। 4-5 लोग जो हैं वो मैकेनिकल के ही थे उसमें मेरे ग्रुप में, और हम्म। फिर इलेक्ट्रिकल से, सीएस से। फर्स्ट ईयर में जो दोस्त बने वो थ्रू आउट मेरे साथ रहे। हम्म। 10 11 लोगों का ग्रुप था, तो वो सारे डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से थे, प्लस बहुत हेल्पिंग नेचर के थे। 4-5 तो मेरी क्लास में थे मैकेनिकल हम्म। में। हम्म। तो उन लोगों ने थ्रू आउट काफ़ी हेल्प की कि भाई अच्छा आपको ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है। हम्म। और मतलब फिर वहाँ पे वो नहीं रहा कि कोई डिस्क्रिमिनेट कर रहा है उस चीज़ को लेकर, तो वो बहुत हम्म। अच्छी चीज़ थी। ओके।
तो फिर जब तुम्हारा बीटेक खत्म होने लगा तो फिर आगे तुम्हारा फ्यूचर तुमने किस तरह से देखा कि क्या करना है आगे? जॉब लिया तुमने कैंपस प्लेसमेंट से, ऐसा था क्या? यस भैया, हम्म। यस भैया। एक्चुअल में 17 में मेरा फाइनल ईयर होने वाला था, तो मैंने 15-16 में मैंने कुछ इंटर्नशिप कर ली थी उस टाइम पे। कि हम्म। एक तो मैंने बीएचएल में इंटर्नशिप की थी, और उसके बाद एक हमारी समर इंटर्नशिप थी, वो जयपुर में ही मैंने की थी इंडस्ट्रियल एरिया में। वहाँ पे वो हमारी पेड इंटर्नशिप थी। मेरा हम सबको मिले थे कुछ पैसे, हम्म। 5 से 6 हज़ार रुपये पर पर्सन मिले थे। कुछ का एक प्रोजेक्ट था उनका, मिनी प्रोजेक्ट, वो वहाँ पे हमने किया था। ओके। तो उससे मुझे ये रियलाइज हुआ कि चलो ठीक है, इंडस्ट्री के काम में मजा आ रहा है। बिकॉज हम्म। मेरे कुछ सब्जेक्ट्स थे, जैसे कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में आपको भी पता होगा कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग होती है, फिर क्वालिटी मैनेजमेंट होता है, हम्म। प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल होते हैं। तो ये हम्म। सब्जेक्ट मुझे काफी अच्छे लगने लगे थे। लीन मैन्युफैक्चरिंग हमने 4th ईयर में पढ़ा था, एक सब्जेक्ट हम्म। हमने पढ़ा था प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट। तो ये हम्म। ऐसे सब्जेक्ट्स थे जो कि इंडस्ट्रियल और उसके साथ के रिलेटेड सब्जेक्ट्स थे। तो इनमें हम्म। मुझे काफी मजा आ रहा था कि चलो इंडस्ट्री में कुछ प्रॉब्लम्स होती है, उसको आप सॉल्व करते हो। हम्म। और मतलब फिर मुझे लग रहा है कि चलो ठीक है, इन्हीं चीज़ों को इंडस्ट्री में कैसे अप्लाई कर पाएंगे अपन। हम्म। तो उसके हिसाब से मैंने सोचा कि चलो फिर अपन मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेड जहाँ पे ये काम होता है कि भी हम्म। प्रोसेस को कैसे इंप्रूव करें, क्वालिटी को हम्म। कैसे इंप्रूव करें, तो मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेड कंपनीज में मेरा इंटरेस्ट बढ़ने लग गया इन सब्जेक्ट्स ओके। के बाद। तो ओके। फिर मैंने टाटा मोटर्स, मारुति और सुब्रोस लिमिटेड, ये सारी कंपनीज हमारे कैंपस को विजिट करने वाली थी। ओके। ओके। तो ओके। तो उसके हिसाब से फिर मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। और ऑलराइट। फाइनली मेरा लगभग मार्च या हाँ फैब मार्च ऑफ 2017 में मेरा प्लेसमेंट हुआ था, सेकंड सेशन ऑफ प्लेसमेंट सेशन में। तो ओके। वहाँ पे मेरा प्लेसमेंट हुआ था सुब्रोस लिमिटेड में, जो कि मारुति सुजुकी का एक सप्लायर है, ओ टीयर 1 ऑलराइट सप्लायर। ऑलराइट, क्या क्या प्रोड्यूस करता है वो? ये ऑटोमोटिव एयर कंडीशनिंग पार्ट्स, पूरी पूरी किट बना के देता है। जैसे मान लो जो आपके मारुति सुजुकी में जो भी आगे का एसी लगा होगा, वो पूरा हम्म। सुब्रोस बना के देता है, इसमें ओके। कंप्रेसर, कंडेंसर, सब कुछ। ओके। 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 ये पोस्टिंग कहाँ था, जयपुर में ही था कहीं और था? नहीं, इसकी पोस्टिंग भैया मानेसर में थी, मानेसर गुड़गांव। ओके, गुड़गांव। ओके। तो फिर तुमने करीब 9 मंथ्स वर्क किया वहां पे और फिर तुमने छोड़ दिया, करेक्ट? रिजाइन यस मार भैया, दिया वहां से? यस। फिर क्या यस करने भैया, का यस भैया। सोचा आगे? हाँ, तो इसकी भी यही स्टोरी है कि भैया मतलब दो एस्पेक्ट थे इसके। कि हम्म। पहला ये था कि मतलब जॉब सेटिस्फेक्शन वाइज मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, बिकॉज मेरा जॉब जो वही था जो मैं स्टार्टिंग में मैं एम करके निकला था वहाँ से, अपने कॉलेज हम्म। से, कि मेरे को काम वो करना है जो प्रोसेस को कैसे इंप्रूव कर सकें, या फिर मैंने जो भी सीखा वो मैं कहाँ कैसे अप्लाई कर सकूँ। तो मेरा हम्म। काम काफ़ी अच्छा था। मैं उस टाइम पे वहाँ पे एक क्वालिटी मैपिंग का प्रोजेक्ट था, क्यूए नेटवर्क बिल्डिंग का, वो कर रहा था। उस ओके। प्रोजेक्ट पे मेरे को अलॉट किया था उन्होंने, तो वो अच्छा हम्म। प्रोजेक्ट था, वो जापानीज लोगों के साथ करवाते हैं, और हम्म। वो उससे काफ़ी सीखने को मिलता है। तो काम वाइज में काफ़ी सही था। बट हम्म। अगेन फिर वही है कि पापा जी मेरे उस जॉब से मतलब इतना वो नहीं थे कन्विंस थे कि चलो ठीक गवर्नमेंट है, जॉब चाहिए तू था तुम्हारे हाँ पापा जी को? हाँ हाँ। तो वो इतना बोल रहे थे कि चलो ठीक है, तुम ओके। और भी कुछ बेटर कर सकते हो, ऐसा सोचो, और मतलब थोड़ा स्टार्ट करो पढ़ना। तो मैंने कहा हम्म। ठीक है, करेंगे। तो हम्म। 9-10 महीने तक तो मैंने को यही बोला कि करेंगे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी देखता हूँ, फिगर हम्म। आउट करता हूँ। फिर बाद में उन्होंने मुझे बोला कि मतलब टाइम है तुम्हारे पास, अगर तुम सोचना चाहो तो जनरली सोच सकते हो, यही टाइम है। और उसके हम्म। बाद हो सकता है कि मतलब तुम जॉब निकाल लोगे वापस, अगली बाद में भी निकाल सकते हो, मतलब अगर तुम्हें लगा कि क्योंकि तुमने एक बार निकाल लिया, तुम एक दूसरी बार भी निकाल लोगे प्राइवेट हम्म। जॉब। लेकिन यह है कि गवर्नमेंट में है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास डेडिकेशन है या थोड़ा बहुत हार्डवर्क दे सकते हो, तो 2-3 साल यही अच्छे तुम्हें हैं। क्या लगता है अभी अभी इतने साल देख के, आई थिंक 4-5 साल पुरानी बात है ये, नहीं 4 साल यस, तो मिनिमम है ही। तुम्हें क्या यस लगता है एक भैया, मैकेनिकल इंजीनियर आज अगर जॉब छोड़ता है कोर प्राइवेट का, तो क्या वो ले यस। लेगा 1 साल बाद फिर से? मैकेनिकल वाले लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट मैं इसलिए बोलूंगा भैया, हम्म। बिकॉज आजकल क्या है कि मैकेनिकल भी इंटरडिसिप्लिनरी हो गया। मतलब कोर हम्म। अगर कोई स्टार्ट करके चले कि हम्म। भाई मुझे सिर्फ कोर मैकेनिकल की जॉब चाहिए, और अगर हम्म। मेरे को मिल जाती है और मैं छोड़ देता हूँ उसको, तो वापस उसको लेना इसलिए मुश्किल है। रीजन ये है कि आजकल इंडस्ट्रीज का इंक्लिनेशन भी वैसे हो गया कि वो चलो फ्रेशर्स को ग्रूम करना ज्यादा पसंद करेगी, रादर देन किसी मैंने तो आउटसाइडर को। इंडस्ट्रीज तो उल्टा ठीक है। बोलते हैं कि हमें वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, अभी तुमने बताया कि उन्हें यस, फ्रेशर्स चाहिए। यस। नहीं नहीं, मैंने बोला कि अगर इंडस्ट्रीज किसी को ग्रूम करना चाहेगी, मतलब फ्रेशर्स वो ले लेगी ऑब्वियसली, जिसके पास 6-7 साल का एक्सपीरियंस होगा वो ले लेगी। लेकिन हम्म। 1 साल या 2 साल वाले लोगों को वो ये बोलेगी कि नहीं, हम्म। आपकी क्रेडिबिलिटी पहले वाले के लिए इतनी नहीं थी, तो हम कैसे बिलीव कर लें आप पे कि भाई ओके। आप जो हाँ कि हाँ। आप जो है 1 साल का एक्सपीरियंस या 6 महीने का एक्सपीरियंस के साथ वापस आना चाह रहे हो, तो बिकॉज हम्म। आप में ही कुछ कमी रही होगी। वो ऐसा नहीं सोचेंगे कि आपने किस रीजन से कुछ हम्म। छोड़ा होगा। तो मुझे हम्म। ऐसा लगता है कि आपके पास अगर 5-6 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप स्विच करना आसान होता है, क्योंकि हम्म। आपका एक प्रॉपर होता है। बट अगर आपने बीच में ब्रेक लिया और फिर वापस ज्वाइन करने की कोशिश करते हो, हाँ तो हाँ हाँ। मतलब ऑब्वियसली आप एक ले क्वेश्चन लोगे भी ना तो आपको। आता है कि तुमने क्या किया। हाँ। तो तुमने एग्जाम यस, की तैयारी करी तो यस, फिर शायद तुम यस, अभी भी करोगे, है ना? यस, यस। क्योंकि वो तो वो एग्जाम का भी तो एक वो होता है ना कीड़ा,
कि तो कोई यस नहीं, अब हम जॉब लेके तैयारी करेंगे। है ना? तो वही है भैया। हम्म तो मतलब हाँ ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम्म, एचआर लोग भी उस चीज को देखते हैं कि जहाँ पे भी ब्रेक आता है ना, वो उसको थोड़ा बेनिफिट मतलब डाउट करने लगते हैं कि चलो हाँ ये हाँ। क्रेडिबिलिटी सही है कि नहीं है। तो मतलब ये बाकी ठीक तुम्हारे है। लिए काफी रिस्की डिसीजन रहा होगा जॉब छोड़ना, है ना? जी, क्योंकि यस भैया। तुमने डिसाइड यस। किया एक कोर प्राइवेट जॉब को तुम छोड़ने वाले हो। किस चीज के लिए? क्या तुमने सोचा कि मैं कोचिंग लूंगा, क्या करूंगा? हाँ हाँ भैया, मतलब मुझे ऐसा लगता कि मतलब मेरे पास उस टाइम पे थोड़ी इंडस्ट्री की नॉलेज थी, हम्म और लेकिन इंडस्ट्री की नॉलेज के बेस पे आप गवर्नमेंट एग्जाम नहीं क्रैक कर सकते। उसके लिए बिल्कुल डिफरेंट आपको नॉलेज का सेट चाहिए, प्लस हार्ड वर्क आपको कंसिस्टेंटली हम्म करना पड़ता है। हम्म तो बस वही है कि मैंने स्टार्टिंग में जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि चलो ठीक है, इंजीनियरिंग सर्विसेज एक ऐसी चीज़ है जो हम्म इंजीनियरिंग का सबसे एस्टीम्ड जॉब होता है गवर्नमेंट में, ठीक है। तो हम्म। उसमें प्रिपेयर करने के लिए वही है कि मेरे को जीरो से स्टार्ट करना था। बाकी हाँ, ये एक है कि मैंने बीटेक के टाइम पे थोड़े बहुत मतलब अपने मेड में कोचिंग की थी, चार ओके। पाँच महीने क्या क्योंकि डिस्टेंस में? मेरे को। अच्छा, जयपुर में उनका एक हाँ, सेंटर है ना? जयपुर में एक सेंटर है। तो मैंने हम्म। वहाँ पे कोर्सेज इसलिए लिए थे कि मैंने कहा कि चलो अपना जो टेक्निकल है वो स्ट्रांग हो जाएगा फ्रॉम द प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, और फ्यूचर में मान लो अगर जरूरत पड़ती है तो हम ओके इन्हीं सब्जेक्ट्स को बाद में भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो लेकिन उस तुमने वाले। गेट दिया था फिर? फाइनल ईयर में गेट दिया था क्या नहीं तुम? नहीं, मैंने गेट ओके। नहीं दिया था भैया, ऑल नहीं मैंने राइट ऑल गेट नहीं राइट। दिया था। बट ओके। मैंने सिर्फ अपने सब्जेक्ट्स को शार्प करने के लिए जो अपने वीकेंड बैच होते हैं सैटरडे हाँ संडे को हाँ जो चलते हैं वो वाली हाँ हाँ। ज्वाइन किया था। फिर तुमने तो क्या किया? जॉब छोड़ने के बाद फिर से कोचिंग लिया? हाँ, नहीं मैंने कोचिंग नहीं ली भैया, फिर ओके। मैंने नोट्स लिए फिर और क्या मैंने किया? सेल्फ घर में प्रिपरेशन। बैठे हुए थे कि दिल्ली चले गए थे? नहीं नहीं नहीं, जयपुर में ही रखा ना, जयपुर हाँ। में ही था। वहाँ पे एक फ्रेंड था जो आरएस की कोचिंग कर रहा था, ऑलरेडी बीटेक का ही मेरा आर फ्रेंड था। एस ये तुम्हारा स्टेट ये बोर्ड का है क्या? या हाँ। स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, राजस्थान ओके स्टेट ओके ओके। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। हाँ हाँ हाँ। तो वो मेरे साथ सिविल इंजीनियरिंग कर रहा था, वो उसने सिविल इंजीनियरिंग उसकी भी जॉब छोड़ के वो आने वाला था। वो उसने मुझसे पूछा कि भाई हाँ ठीक है, मैं तो हम्म आ चुका हूँ जयपुर, तेरा मतलब क्या है हम्म इंक्लिनेशन। तो मैंने कहा मैं सोच के बताता हूँ, तब तक मेरा मूड बना नहीं था। उसने हम्म मेरे को फ़ोन किया था मार्च में, हम्म और मई अप्रैल के एंड तक आते आते मैंने कहा कि चलो ठीक है, मुझे भी चलना चाहिए हम्म। और मैं जाऊँगा, मैं भी प्रिपेयर करूँगा। तो मैंने मई में ज्वाइन किया था उसको, जो मेरा फ्रेंड था। और फिर हम दोनों ने एक रूम लिया, और जो कि बड़ा रूम था शेयरिंग बेसिस पे। वो अपनी कोचिंग में जाता था और मैं वहीं उसी उसी जगह पे अपने जो अन अकेडमी के लेक्चर्स देख लिए, और फिर मान लो हम्म। नोट्स वगैरह रेफर करके मैंने फ्री प्रिपेयर करना फ्री के चालू किया। मेनली मटेरियल्स फॉलो किए यस तुमने? भैया। उसमें ओके आपके भी थे, आपके भी तो खैर उस टाइम पे कम मतलब मिले नहीं थे मेरे को, लेकिन उस टाइम पे ओके। लोहित सर थे एक, 2017 में जिनकी रैंक अच्छा, अच्छी थी। 2017 तो की बात है। हाँ, उस टाइम हाँ तो मैंने हाँ बनाना भी नहीं हाँ स्टार्ट किया। हाँ लोहित हाँ होगा, हाँ। गौरव होगा, यस करेक्ट? यस, हाँ गौरव सर के मैंने वो आरएसी वाले लेक्चर्स किए थे। हाँ हाँ तो हाँ। कुछ लेक्चर, कुछ सब्जेक्ट्स मैंने अनअकैडमी से पढ़े, कुछ मैंने यूट्यूब से पढ़े, और बाकी मेरे पास मेडी उस के टाइम तो नोट्स थे सारे। काफी, अभी के कंपैरिजन में काफी कम फ्री मटेरियल थे, यस है ना? यस अभी तो यस यस भरमार पड़ा भैया। हुआ है। यस भैया, ओके। आपने काफी बनाए थे बाद में। हाँ, बाद में तो मैंने कर दिए 7 सब्जेक्ट्स कंप्लीट। ओके। यस भैया। तो फिर तुमने ऐसे से क्या फ्रस्ट्रेशन नहीं हुआ तुम्हें? एक साल बस घर पे बैठ के, मतलब एक रूम में बैठ के तैयारी करने में हाँ, मतलब मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी भैया मेडिजी हम्म की। तो हम्म टेस्ट सीरीज के लिए आपके पास होता है ना कि टारगेट बन गया कि चलो अब इस सब्जेक्ट का टेस्ट होगा तो हम्म। आपको टेस्ट देने जाना पड़ेगा। ओके। लेकिन हाँ, बहुत मुश्किल होता है कि एक कोचिंग वाले सेटअप से अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन वाले पे जाओगे तो मतलब आपको इंसेंटिवाइज करना पड़ता है अपने आप को बीच बीच में कि चलो हम्म। ठीक है, 2 हफ्ते पढ़ लेते हैं, उसके बाद चलो थोड़ा सा तो वो कर लेंगे। मतलब थोड़ा सा बीच बीच में सेल्फ मोटिवेट करना पड़ेगा, नहीं होगा तो फिर वही है कि कोचिंग में आपके पास कोई मेंटर नहीं है, और ना अच्छा। ही आपको कोई ऐसा डायरेक्शन देने वाला है सेल्फ प्रिपरेशन में। तो वो हम्म। वाली प्रॉब्लम आती है। अच्छा, ये और उस 2018 की बात होगी ना? क्योंकि 2017 में तो तुम पास आउट ही किए, फिर एक साल करीब हाँ, तुमने जॉब की। 2018 के मई से मैंने स्टार्ट किया था, हाँ हाँ हाँ। मतलब जो पढ़ना। और मेरा 19 ट्वेंटी पे। हाँ 19 में मेरा चला था वो। तो वो वही है। अच्छा अच्छा, तो तुमने गेट 2020 दिया था, है ना? 2020 दिया था मैंने दिया। ओके। तो फिर फाइनली तुम्हारा रैंक आया कुछ समथिंग क्लोज टू, कितना था रैंक तुम्हारा गेट 2020 में? 2020 में मेरा भैया 10,000 समथिंग था, 10,000, और स्कोर मेरा 503 था। ओके। और तुम्हारा इसमें हुआ नहीं होगा प्रीलिम्स में, इंजीनियरिंग सर्विसेज के? नहीं भैया, मैंने हाँ। इसके 2 अटेम्प्ट दिए थे। एक तो मैंने बोला था कि ईएस की मैंने स्टार्टिंग में प्रिपरेशन ईएस की स्टार्ट की थी। तो हम्म। मैंने 18 में जब प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था तो मैंने 19 की जैन वाला अटेम्प्ट दिया था, और हम्म 20th का जैन वाला अटेम्प्ट, मतलब 2 अटेम्प्ट दिए थे मैंने ईएस के। हम्म। और दोनों में मतलब वही है कि अच्छा स्कोर नहीं बना मेरा, ओके। प्रीलिम्स क्वालीफाई नहीं हुआ था। तो फिर हम्म। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अब गेट देना चाहिए, अब गेट को रोक नहीं सकते। तो ओके गेट गेट फिर मेरा वहाँ पे प्ले में आया, 2020 ओके। वाला जो गेट है वो मैंने दिया था। फिर गेट का भी परफॉर्मेंस से तुम बहुत सेटिस्फाइड नहीं रहे होंगे, तो क्या इट वो नहीं वाज भैया। इट डिसहार्टनिंग कि अब मैंने इतना जॉब भी छोड़ा, तैयारी भी यस किया, मेहनत भी ऑब्वियसली यस किया यस होगा, तो फिर कैसा यस लगा तुम्हें यस उस भैया। टाइम पे? अब ऑब्वियसली हाँ मिठाई खाने जैसा मजा तो नहीं आया होगा, लेकिन फिर भी एक्सपीरियंस क्या क्या था तुम्हारा?
हाँ भैया, मतलब ये बहुत अच्छी चीज़ पूछ रहे हो आप कि मतलब उस टाइम पे इंसान फिर से वही वाली कन्फ्यूजन स्टेट आ जाती है कि जो आपकी 12th के बाद या फिर जेई के मतलब यूजी के बाद जो आती है। तो हम्म उस टाइम पे ये था कि आपने लगभग 1.5 से 2 साल आपको इन्वेस्ट कर दिया आपने प्रिपरेशन में, है ना? हम्म और आपके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो हम्म। फिर मेरे दिमाग में ये था कि चलो ठीक है, ईएस को अपन एक अटेम्प्ट और देंगे। ये ओके। मैंने अपने एडमिशन से लेने से पहले सोचा था। उसके बाद मैं एमटेक बताता हूँ कि एमटेक में एमटेक में क्या। एडमिशन। हाँ, एमटेक में एडमिशन से पहले जो लेने की बात थी कि फिर हम्म मैंने सोचा कि चलो ठीक है, एक बार अटेम्प्ट और दे देंगे विद एमटेक, बट अब आप हम्म इसको और डिले नहीं कर सकते बिकॉज यू विल हैव टू डू समथिंग पैरेलली हम्म बिकॉज यू आर लूजिंग टाइम, है ना? हम्म तो फिर मैंने 2020 वाला जो गेट था, फिर मैंने देखा कि इस स्कोर पे को क्या मिल सकता है। तो हम्म स्कोर मैंने बोला कि 503 विच इज नॉट मतलब गुड इनफ स्कोर टू गेट इनटू अ पीएसयू। तो पीएसयू तो आउट ऑफ द इक्वेशन थी। और उसके बाद आपको ये देखना है कि आईआईटीज में जाना है या फिर एनआईटीज में जाना है। तो फिर वही है कि वही हम राजस्थानी लोगों का घर जल्दी से छूटता नहीं है ना। तो हम्म फिर वही है कि मैंने सोचा कि चलो ठीक है, घर के पास रहते हैं, और घर के पास रहने के लिए बेस्ट ऑप्शन आपके पास एनआईटी जयपुर था उस टाइम पे। हम्म तो फिर मैंने वहाँ पे सोचा कि, और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड मेरा काफ़ी अच्छा था, बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड था मेरे को। और हम्म। मुझे पता था कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग अगर मैं कंपेयर करूंगा एनआईटीज में, तो एनआईटी जयपुर विल मेक इट इन टॉप 5। मतलब ओके। वहाँ के फैकल्टीज काफ़ी अच्छे हैं हाँ, ये इंडस्ट्रियल बहुत लोग इंजीनियरिंग के। समझते नहीं है कि डिपेंड्स ऑन ब्रांच ऑल्सो, कि तुम कौन सा यस, ब्रांच पढ़ रहे हो उस पर डिपेंड यस, करता है कितना अच्छे कॉलेज में तुम जा रहे हो। ओके, तो बिल्कुल। ये तुमने क्या बताया, गेट के थ्रू था मेनली कि तुम्हारे बीटेक के सीजीपीए के बेसिस पे ही था जो तुम्हारा क्या? एनआईटी में जो तुमने एमटेक लिया? नहीं, एनआईटी में आपको सीसीएमटी के थ्रू मिलता है भैया, जो कि ओके। प्योरली गेट बेसिस पे है। गेट बेसिस पे है। और ओके। आपको वही है कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे सारी चॉइसेस देनी होती है हाँ आपको। हाँ हाँ। और उसके थ्रू आपकी आपकी चॉइसेस के थ्रू और आपकी रैंक के थ्रू आपको मिल जाता है वो, है ना? ऑल तो राइट। ये प्रोसीजर रहता है। ओके, तो फिर तुमने एमटेक जब यहाँ पे कंप्लीट किया, जो कि जस्ट अभी हुआ होगा 2022 में, है ना, उसके यस बाद भैया, तुमने अभी फिर हुआ से है। इंडस्ट्री में जॉब लेने का नहीं सोचा और पीएचडी करने का सोचा, ऐसा क्यों? हाँ, तो ये भी वही है कि इससे मतलब एमटेक के अंदर जाना पड़ेगा कि एमटेक में क्या हुआ था मेरे साथ। तो वही है कि हम्म। मैंने 20 मतलब जब आपका उस टाइम पे कोरोना की फर्स्ट वेव खत्म हुई थी, हाँ। और सितंबर 2020 में हमने ज्वाइन किया था एनआईटी जयपुर में। तुम्हारा तो एमटेक तो कोरोना में ही निकल गया, पूरा का पूरा। हाँ, हाँ, मेरा एक सेमेस्टर निकला था भैया, एक सेमेस्टर मेरा पूरा उसी में निकल गया। ओके हाँ, लेकिन ओके हमने ये है कि सेकंड सेमेस्टर में ज्वाइन कर लिया था ऑफ कैंपस। ओके ओके ओके। तो 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 फिर हम आए, और हम्म हमें ये पता था कि चलो ठीक है, मैं एंटर कर रहा हूँ, फिर मेरे को ये देखना है कि मेरे को प्रिपेयर करना है, जॉब लेनी है फिर से, या फिर कुछ और करना है। तो एमटेक में वही है कि पहला सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं आपको, पहले और दूसरे सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स ही पढ़ने होते हैं। हम्म। और उसके बाद आप मतलब या तो इंटर्नशिप लेते हो, तो इंटर्नशिप के लिए कुछ लोग चले जाते हैं सेकेंड सेमेस्टर में। हम्म और कुछ लोग वो भी होते हैं कि जिन्होंने बीटेक में इंटर्नशिप्स कर रखी है, तो उनको सीधा कंपनी के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करना पड़ता है कि भाई हम्म कंपनीज आएंगी, आपको हम्म प्लेसमेंट्स लेने हैं। और फिर तीसरी कैटेगरी के लोग होते हैं कि जिनको मतलब कंपनीज वाला बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता, बट उनको हम्म रिसर्च में इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, बिकॉज वहाँ हम्म। पे एक सेमिनार नाम का एक सब्जेक्ट मतलब पूरा सेमेस्टर हाँ होता है, हाँ। थर्ड सेमेस्टर पूरा सेमिनार होता है। तो उसमें आपको एक, हमारे यहाँ पे एक क्राइटेरिया था कि आपको एक आर्टिकल पब्लिश करना है एट द एंड ओके ऑफ थर्ड सेमेस्टर, ओके। रिसर्च आर्टिकल। हम्म तो वही है कि मेरा ऐसा है कि मैंने एक कॉन्फ्रेंस ली थी, उसके बाद थर्ड सेमेस्टर में मैंने एक कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। और हम्म उसमें मैंने एक अपना रिव्यू आर्टिकल दिया था। मतलब रिव्यू आर्टिकल क्या होता है कि आपको जो भी लिटरेचर रिव्यू, मतलब एक टॉपिक पकड़ना होता है, और हम्म उसमें जो भी आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं उनको हम्म। समराइज करके प्रेजेंट करना पड़ता है कि दिस इज योर इंटरप्रिटेशन ऑफ दोज आर्टिकल्स। ओके ठीक ओके। है, तो उसको रिव्यू पेपर बोलते हैं। तो हम्म रिव्यू पेपर मैंने एक प्रेजेंट किया था कॉन्फ्रेंस में, हम्म। और वो अच्छा गया था। मतलब मैंने स्टूडेंट कैटेगरी में थर्ड पोजीशन मिली थी मेरे को, और ओके। मेरा जो पेपर है वो पब्लिश होने के लिए उन्होंने बोल दिया था कि आप इसको फुल पेपर लिखिए और इसको पब्लिश करिए। तो हम्म। वहाँ से मुझे पता चला कि ठीक है, एक ऐसी मतलब ये वाली चीज़ भी अपन कर सकते हैं, मतलब ओके। अपने को अपन रिसर्च कर सकते हैं, और एक पेपर जो आर्टिकल पब्लिश करने वाली जो स्किल चाहिए होती है पीएचडी स्कॉलर्स को, वो मेरे को ठीक लगने लगी, भाई इस पे काम किया जा सकता है। और हम्म दूसरा ये भी था कि मेरा बैकग्राउंड जो मैंने जैसे बताया कि मेरे पापा जी खुद एक टीचर हैं, हम्म और मेरे भैया खुद भी वो भी एक टीचर है। तो मतलब टीचिंग वाली फैमिली से आ रही है सारी चीज़ें। तो मैंने कहा कि हम्म ठीक है, प्रोफेसर्स जो हैं वो एक काफ़ी मतलब होता है ना कि कोवेटेड जॉब लगती है मुझे, कि चलो इसको भी हम्म एक टारगेट कर सकते हैं आप। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, पीएचडी करनी चाहिए, और एकेडमिक्स में ही वापस अगर आपको करियर बनाना, तो वो एक अच्छा अच्छा डायरेक्शन हो सकता है, बिकॉज जॉब वाला एक्सपीरियंस मेरे पास ऑलरेडी था। और हम्म गवर्नमेंट वाली जॉब के लिए धीरे धीरे टाइम मिलना और वो वापस प्रिपेयर करना, उस वाले जोन में आ नहीं पा रहा था मैं। तो फिर हम्म। मैंने कहा कि चलो ठीक है, यहाँ से कोशिश ये करते हैं कि अच्छा अपना सीजीपीए मेंटेन रखते हुए वी विल ट्राई टू पब्लिश वन मोर आर्टिकल, एंड फिर उसके बाद अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे अभी अगर तुम्हें पीएचडी एक के लिए। ऑप्शन दिया जाए कि यू कैन आइदर गो फॉर गवर्नमेंट जॉब और यू कैन गो फॉर एकेडमिक डोमेन, राइट,
तो तुम कौन सा पिक करोगे, लाइक इफ यू हैड एन ऑप्शन? भैया मैं बोल रहा हूँ कि जैसे अभी यहाँ पे मुझे लगता है कि बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स वाली बात आ गई मेरे लिए। मतलब मैं सिर्फ अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूंगा कि अगर आप आगे जाके प्रोफेसर भी बनते हो तो वो मिनिस्ट्री ऑफ मतलब आपकी एजुकेशन में ही बनने वाले हो आप, मतलब सरकारी काम है वो भी एक तरीके से, और आप अपने पैशन को भी परसू कर पा रहे हो। तो मुझे लगता है कि दोनों चीजों का मिल जाएगा। अगर गवर्नमेंट जॉब में, ऐसा नहीं बोल रहा कि ईएस वाली और या फिर मान लो जो दूसरी आप उनके लिए एसएससी वाली जो जॉब्स होगी उनके अलावा अपन गवर्नमेंट के लिए भी काम कर रहे हैं और अपन अपने पैशन को भी परसू कर पा रहे हैं जो कि टीचिंग है। तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए एक बैलेंस रहेगा। और अगर मान लो मैं किसी नॉर्मल स्कॉलर के लिए कहूँगा तो फिर वही वाली बात है कि स्टूडेंट के लिए कहूँगा कि उसको इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। वो आपके यूजी में हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन आपकी प्रिपरेशन में या फिर आपके मास्टर्स में कहीं पे भी आपको अपना एक इंक्लिनेशन लेके उसको अपना बेस्ट देना पड़ेगा। बिकॉज आप एक के टाइम पे 2 नाव पे पैर नहीं रह सकते, बिकॉज यू विल लूज सम बोथ ऑफ देम। तो तुमने फिर एनआईटी के कैंपस प्लेसमेंट्स को कंसिडर भी नहीं किया जब तुम्हारा नहीं फाइनल भैया, ईयर? मतलब मोस्टली नहीं, बट एक दो कंपनीज को मैंने सिर्फ इसलिए मैं वहाँ पे अपील हुआ था कि चलो आपका टच कितना चला गया, मतलब बिकॉज मुझे इंटरव्यू तो अपने पीएचडी में भी देने थे। तो मैं एक दो कंपनीज में सिर्फ इसलिए बैठा कि चलो मैं अपनी इंट्रोडक्शन पे और जो मेरा जो भी अभी तक की जर्नी है उस पर कितना कमांड है मेरा, कि वहाँ से मैं क्वेश्चन जो भी आ रहे हैं उसको मैं ठीक से आंसर कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैंने एक दो कंपनीज में बैठा था, बट वही है कि सिर्फ ये चेक करने के लिए कि मेरा एप्टीट्यूड और इंटरव्यू कहाँ पे। ओके, तो तुम्हारा एमटेक जो था वो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में था, है ना? यस तो भैया। एनआईटी जयपुर के कैंपस प्लेसमेंट्स के बारे में बताओ, इन टर्म्स ऑफ लाइक इन एमटेक कैसा है वहाँ का कैंपस प्लेसमेंट, कितने बिल्कुल कंपनीज भैया, आते हैं, लाइक व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पीपल हु गेट कैंपस प्लेसमेंट्स? बिल्कुल भैया। तो एनआईटी जयपुर का ऐसा था कि यूजी में भी काफी अच्छा होता है वहाँ पे, मतलब यूजी का तो अच्छा होता ही है एनआईटीज का, बट अपन एमटेक की बात करते हैं तो एमटेक में ऐसा था कि 2020 का जो बैच था, हमारा वाला बैच था, तो उसमें पहली बार मतलब प्लेसमेंट्स के लिए कंपनीज मतलब वो ऑफलाइन सेटअप में आ रही थी इन 2021। ऑफलाइन की तो ऑनलाइन? हाँ, ऑनलाइन भी चल रहा था लेकिन हाइब्रिड मोड में था मोस्टली, ओके बिकॉज ओके। कुछ कंपनीज आ रही थी और कुछ कंपनीज ऑनलाइन ही करवा रही थी अपना हम्म प्रोसेस। हम्म हम्म तो कोरोना के बाद मतलब लोगों को जनरली रिक्वायरमेंट्स ऐसा, मतलब ऐसा मुझे लगा कि काफी रिक्वायरमेंट ज्यादा थी। हम्म तो हम्म तो हमारे बैच को उस चीज का काफी फायदा हुआ। उससे प्रीवियस वाले बैच में 65% था, हम्म हम्म 65% था प्लेसमेंट का जो स्टार्ट था। लेकिन हम्म हमारे वाले बैच में 18 to 20 लोग प्लेस हो गए थे आउट ऑफ 24, ओके 24 या 20, 23, 24। हम्म और 3-4 लोग पीएचडी के लिए भी सेलेक्ट हो गए थे, जिसमें आईआईटी रुड़की में मैं आया, मेरे साथ एक और फ्रेंड आया आईआईटी रुड़की में, हम्म और फिर आईआईटी बॉम्बे में भी लोग सेलेक्ट हुए, और हम्म ऑस्ट्रेलिया में भी एक बंदे को पीएचडी ऑफर हुई। तो मतलब उस बैच में हम्म 23 लोगों के पास ऑफर थे जॉब्स हम्म के या फिर पीएचडी के। तो ओके, तो मतलब ऑलमोस्ट पूरा बैच प्लेस हो गया था, विच ऑलमोस्ट वाज 100% हो गया। यस, तो वो बहुत अच्छा ओके, था। बट लोगों को ये पता नहीं होता कि तुम एनआईटी के थ्रू भी अगर एमटेक करते हो, लेकिन इफ यू लुक एट योर रैंक, यू आर हैविंग लाइक रैंक ऑफ 10,000 और सो। अभी एक और लड़का आया था, व्हाट इज हिज नेम, मनीष, जो कि अभी वो भी पीएचडी कर रहा है आईटी रुड़की में ही, पता नहीं तुम उससे यस मिलोगे कि नहीं, है ना? यस यस तो भैया, हाँ उसका आपने भी, बताया था मुझे। हाँ उसका भी रैंक ऐसा कुछ खास नहीं था, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन ही ऑल्सो उनका इज, शायद हाँ 6 to 7,000 उनका भी ऐसे ही रहेगा। हाँ उसका इलेक्ट्रिकल में था। तो ही इज ऑल्सो लीडिंग अ ग्रेट करियर। तो ऐसा बोलना गलत है कि बस 500 के अंदर रैंक आया तुम्हारा गेट में तो ही तुम्हारा कुछ हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। अब तुम वो कुछ को डिफाइन कर देते हो ना, जैसे कुछ का यस मतलब हुआ भैया, कि मेरे यस को या यस। तो आईआईटी बॉम्बे या फिर आईएससी मिला या फिर पीएसयू मिला तभी मेरा कुछ हुआ, नहीं तो कुछ नहीं हुआ। करियर चलते रहता है, जैसे अभी हमने तुम्हारा 10 years का करियर कवर कर लिया आईआईटी का तैयारी कोटा से लेके आईआईटी रुड़की तक, है ना? अगर यस इस 10 साल के जर्नी में तुम्हें बोला जाए कि कुछ एक लेसन बताओ जो तुमने सीखा, है ना, तो वो तुम क्या बोलोगे? मैं मेरे पास काफी है भैया, मतलब बट मैं टॉप लेसन्स की बात कर लेता हूँ कि पहला तो हम्म मुझे ऐसा लगता है कि वही है कि आपको है ना कंसिस्टेंटली अपना एक एम रख के उसकी तरफ मूव करना है। जैसे मान लो मैंने 2013 में सेटअप किया था कि आईआईटी में जाना है, वो मतलब कहीं ना कहीं था हम्म कि भाई अच्छा ये आईआईटी में जाना है, तो वो उसी मुझे लगता है उसी चीज ने मुझे आज मेरे को आईआईटी में बैठाया। तो हम्म एक एम आपको लेना है और उसको मतलब परसू तब तक करना है जब तक आपको ये लग जाए कि मैं अपनी लिमिट एग्जॉस्ट कर चुका हूँ हार्डवर्क की और उसकी, हम्म जो आपने इनपुट दे सकते हो उसमें आप अपने। तो एक तो मुझे ये लगता है कि आप अपने ड्रीम्स में बिलीव रखो, फर्स्ट लैंडिंग तो मुझे यही लगती है। दूसरा ये है कि आपको अपना टाइम बहुत ही स्मार्टली मैनेज करना है। बट मुझे ऐसा लगता है कई जगह मैंने बीच में थोड़ी ग्रांटेड कर ली तो मेरा 1-1.5 साल या 5-6 महीना वेस्ट हो गया।
बिकॉज कि आप बीच में कभी कभी ना कभी डेविएशन ले लेते हो अपनी चीज़ों से, कि भी हो सकता है फैमिली की वजह से या फिर हो सकता है कोई और रीज़न रहा हो। तो अगर जेन्युइन रीज़न है तो वो ठीक है, लेकिन आप अपने टाइम को ऐसे मैनेज करिए कि आप प्रोडक्टिविटी चीज़ें निकालते रहें, उसमें से कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें निकालते रहें। तो ये दूसरा बहुत बड़ा लेसन है, बिकॉज जैसे आपने बताया कि 10 ईयर की जर्नी हो सकता है 8 ईयर में भी कवर कर सकता है आदमी, 6-7 ईयर में भी कर सकता है। तो उस वाली चीज़ को आपको फैक्टरिंग करना पड़ेगा। और तीसरा ये है कि कोई भी मतलब स्टूडेंट ये है ना कि ये मत सोचे कि भी मैं इसके साथ compete कर पाऊंगा ही नहीं कर पाऊंगा, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आपको ये देखना है कि आप अपने प्रीवियस वर्जन से कितना अच्छा कर सकते हैं पहले। तो वही ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट जो हम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में बोलते हैं कि भाई कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट बोलो, उसको काइजन बोलते हैं जापानीज में, कि कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करते रहिए और फिर उससे देखते रहिए कि चलो ठीक है अब यहाँ से और कहाँ जा सकते हैं, छोटे छोटे टारगेट्स। तो ये मुझे लगता है कुछ मेजर मेजर। ऑलराइट पंकज, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। तुमने मुझे रीच आउट किया था कि तुम अपना जर्नी शेयर करना चाहते हो, हमने कवर किया। कुछ रह गया तो डिस्कस कर लो, अगर तुम्हारा कुछ था कि हाँ मुझे ये भी शेयर करना चाहिए जो रह गया हो। जी भैया, मुझे ऐसा लगता है कि हमने एमटेक के बाद पीएचडी में जो 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 मेरा फेज था पीएचडी तक आने का, उसके बीच वाला पार्ट हम अभी कवर नहीं कर पाए। बताओ तो बताओ। मैं बताना चाहूँगा कि एमटेक जब मेरी कंप्लीट होती है तो हमें वही है कि मैं देखने लग गया था कि अब चलो पीएचडी के लिए कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे को कुछ सीनियर्स ने बताया था कि ठीक है आप दो तीन आपको बेसिक चीज़ें प्रिपेयर करनी पड़ती है पीएचडी एप्लीकेशन से पहले। सबसे पहला कि आपको कौन से एरिया में रिसर्च करनी है, ठीक है। तो आपको अपना एमटेक के बेसिस पे, जैसे मेरा इंडस्ट्रियल में ही अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे एरियाज होते हैं, सप्लाई चेन होता है, पीपीसी होता है ना, क्वालिटी होता है, और ऐसे 3-4 एरियाज होते हैं। तो सप्लाई चेन मैंने पकड़ा और उसके बाद मुझे पता चला कि सप्लाई चेन में आपको अपनी रिसर्च कंडक्ट करनी है। तो एक एरिया आपके पास होना चाहिए कि वो ब्रॉड एरिया हो सकता है, स्पेसिफिक नहीं कि अब सप्लाई चेन में भी बहुत सारे एरियाज हो सकते हैं, मतलब सब एरियाज हो सकते हैं। तो ब्रॉड एरिया आपको पिक करना है, दैट इज स्टेप नंबर 1। दूसरा ये है कि आपको एक रिसर्च प्रपोजल बनाना होता है, क्योंकि बहुत सारी आईटीज है, आईटी बॉम्बे, आईटी मद्रास और आईटी दिल्ली, ये सब लोग रिसर्च प्रपोजल मांगती है आपसे कि आप अपने रिसर्च को क्यों करना चाहते हैं, पहला आपको जस्टिफाई करना पड़ता है। और दूसरा ये है कि अगर आप करोगे तो आपकी एक ओवरव्यू क्या होगा, अप्रोच क्या होगी उसको करने की, पहले साल में क्या करोगे, दूसरे में क्या करोगे, तीसरे में क्या करोगे, ये सब उसमें लिखना पड़ता है आपको, उसको बोलते हैं रिसर्च प्रपोजल। ये आपके पास होना चाहिए। और तीसरा आपके पास अच्छी ग्रेड सीजीपी होनी चाहिए, जो कि हेल्प करती है शॉर्ट लिस्टिंग में, कि आप अच्छे आईटीज के लिए शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे। और फिर एक चीज होती है कि आपको अपने फैकल्टी के रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होते हैं कि भाई इस बच्चे ने हमारे यहाँ से पढ़ाई की है और ये अपनी पीएचडी परसू करने के लिए हम इसको रिकमेंड करते हैं कि आपके इंस्टीट्यूट में आए और अपना रिसर्च परसू करें। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। यस यस, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ये आपको चाहिए। तो ऐसे कुछ आपको 3-4 चीजें बना के रख लेंगे तो आपको इन चीजों में एज रहेगा, ये स्टार्ट मुझे करने में लगता है आसानी कि रहेगी। सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट होते ही लोगों को वर्क यस करना यस स्टार्ट कर देना यस चाहिए। यस, जिनका ओरिएंटेशन पीएचडी की तरफ है उनको इन चीजों पे काम करना चाहिए, और प्लेसमेंट के लिए फिर अलग रिक्वायरमेंट हो व्हाट जाता है अबाउट वो। पीएचडी अब्रॉड? जैसे तुमने बताया तुम्हारे एक दोस्त ने ऑस्ट्रेलिया में ट्राई किया, क्या बाकी लोग भी ट्राई करते? क्योंकि उसका खुद का ही एक साइकिल 1 ईयर का होता है। इफ यू आर बिल्कुल थिंकिंग अबाउट पीएचडी इन बिल्कुल लेट अस से यूएस, कनाडा और यूरोपियन कंट्रीज, तो बिल्कुल दैट इज बिल्कुल आल्सो अ गुड पॉसिबिलिटी। करेक्ट। बिल्कुल। तो अच्छी बात है ये। इसमें भी भैया दो विंडो होती है। पहला ये होता है कि आपको जीआरई के थ्रू जाना होता है, कि भैया आपने जीआरई का एग्जाम लिखा और उसके बाद क्या करते हैं कि उसी स्कोर के बेसिस पे आपको यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई करना पड़ता है। अलग अलग यूनिवर्सिटीज का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। तो एक जीआरई वाली विंडो है, उसके लिए आपको प्रोफेसर को ईमेल करना पड़ता है कि आपकी प्रोफाइल क्या है, आपका पूरा एक एकेडमिक प्रोफाइल उसको बना के उनको मेल करना पड़ता है, और उस जिस मेल में ये बताना यूनिवर्सिटी पड़ता में है। तुम्हें जाना है वहाँ के यस प्रोफेसर यस को। यस भैया। तो ये मेल के थ्रू एक जीआरई वाली विंडो, इसमें आपका जीआरई का स्कोर कार्ड, आपकी प्रोफाइल, आपके लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, और आपका पूरा जस्टिफिकेशन कि व्हाई डू यू वांट टू परस्यू रिसर्च इन दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। तो एक तो ये वाला है। और दूसरा ये होता है कि कई बार ना इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे ही वो करियर्स में डाल देते हैं कि हमारे पास कुछ डॉक्टरल पोजीशंस हैं, तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, जो मतलब इंग्लिश बैकग्राउंड से हैं और वो उसमें कोई जीआरई क्राइटेरिया नहीं होता। हाँ तो हाँ हाँ। ऐसे बहुत कम इंस्टीट्यूट होते हैं, बट उनके लिए जो मेजर रिक्वायरमेंट होती है वो होती है कि आपके पास ऑलरेडी एक पब्लिकेशन होना चाहिए, बिकॉज दे विल जज यू कि ओके। आप डॉक्टर स्टूडेंट बन सकते हो नहीं कर सकते हो। और वो पब्लिकेशन की अच्छी रिक्वायरमेंट होती है कि आपकी वहाँ पे भी कैटेगरी होती है भैया, कि ए कैटेगरी का जर्नल होता है, बी कैटेगरी का, वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज का अलग अलग होता है। ओके। तो अच्छी अपने यहाँ पे 80 जर्नल्स होती हैं इंडिया में, वो जर्नल की कैटेगरी काफी बढ़िया होती है। तो उसमें अगर ओके। आपका पेपर पब्लिश हो रखा हो तो यू कैन डायरेक्टली अप्लाई टू अ यूनिवर्सिटी एंड तुम्हारा चांस। जो जो तुम्हारा पेपर था वो तुमने फाइनली पब्लिश कर दिया? हाँ, मेरा कॉन्फ्रेंस पेपर जो है भैया वो पब्लिश हो चुका है ऑलरेडी। उसका उसका मेरे पास लेटर पब्लिकेशन आ गया था कि आपको जो आपका जो पेपर है वो रिव्यू आर्टिकल एक एडिटेड बुक में पब्लिश हुआ है।
ठीक है। ओके वो सस्टेनेबिलिटी की एक एडिटेड बुक है, उसमें मेरा एज अ चैप्टर मेरा आर्टिकल वो पब्लिश हुआ था। तो ओके। एक तो मेरा रिव्यू आर्टिकल पब्लिश हो गया, और मेरा दूसरा जो आर्टिकल मैंने लिखा था वो रिसर्च आर्टिकल है। वो हम्म। अभी अंडर रिव्यू स्टेज पे है भैया। वो मैंने लिखा है जर्नल ऑफ बिजनेस रिसर्च के लिए। ऑल वो राइट। अभी अंडर रिव्यू में, अंडर रिव्यू में। ओके 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 ओके। सो पीएचडी अब्रॉड के लिए तुम्हें ज़रूरत होगा एक, मतलब इट विल बी ऑलवेज बी हेल्पफुल अगर तुम्हारा कोई पेपर पब्लिश्ड है तो। व्हाट अबाउट यस। पीएचडी इन इंडिया, इज इट इजियर टू गेट इनटू पीएचडी इन आईआईटीज विदाउट रिसर्च पेपर? लेकिन जैसे तुम्हारा एक रिसर्च पेपर था, आई डू नॉट नो मनीष का था कि नहीं, बट उसका भी रिसर्च एक्सपीरियंस था। हाँ उसका भी था क्योंकि उसने एनआईटी कुरुक्षेत्र से किया था, वहाँ पे भी कंपलसरी था एक पेपर पब्लिश करना, यस। तो उसका भी यस। था। फिर ही गॉट इनटू आईआईटी रुड़की। So is it like very difficult to get into IIT for PhD without papers published? यस भैया, मतलब मुझे मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास पेपर होगा या फिर हम्म रिसर्च एक्सपोजर, जैसा कि आपने बताया कि आपने हम्म किसी प्रोजेक्ट पे या फिर हम्म किसी कॉन्फ्रेंस में अपना पेपर पब्लिश, मतलब सॉरी, प्रेजेंट कर रखा है, और आपके पास एक जस्टिफिकेशन है कि आपने कॉन्फ्रेंस में अपना पेपर प्रेजेंट कर रखा है। अगर पब्लिश हम्म नहीं भी हुआ है तो दीज थिंग्स मैटर। या तो हम्म आपका रिसर्च एक्सपोजर, या आपके पास पब्लिश आर्टिकल हो, या फिर हम्म आपने किसी कॉन्फ्रेंस में अपने इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट कर रखा हो। इन तीनों में हम्म से आपके पास कुछ भी है तो आपको हम्म बाकी के स्टूडेंट से एज रहेगा। ओके। और सो इफ यू आर ये हमेशा इंटरेस्टेड रहता है। इन पीएचडी स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, यही सजेशन रहेगा उनके लिए जो मास्टर्स में भी है ना। ओके पंकज, तो हम 1 घंटा से बात कर रहे हैं, टाइम बहुत जल्दी निकल गया एंड हम इसे यहाँ पे क्लोज कर देंगे। मैं चाहता हूँ तुम दोबारा और अपने रिसर्च के बारे में ज़्यादा बात करो क्योंकि तुम्हारा रिसर्च में है एक्सपीरियंस, और लोगों को लगता है कई फील्ड जैसे इंडस्ट्रियल हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इसमें क्या रिसर्च होगा? हर जगह रिसर्च होता है, हर जगह देयर इज सम डेवलपमेंट। तो मे बी सही वी बात। कैन शेड्यूल अनदर वन वेयर यू कैन डिस्कस मोर अबाउट जो श्योर। तुम्हारा श्योर भैया। प्रैक्टिकल एक्सपोजर क्या था, ताकि श्योर। दोज पीपल हु आर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग अंडरस्टैंड दिस। तुम्हें पता होगा बिल्कुल। इंजीनियरिंग में हाइप बहुत ज़्यादा है थर्मल एंड डिज़ाइन का, बट यस। इंडस्ट्रियल इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ यस मैकेनिकल भैया। इंजीनियरिंग, और बिल्कुल। स्पेशली बिल्कुल। इंडिया में बहुत सारे इंडस्ट्री हैं जहाँ पे तुम्हें काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं। और बिल्कुल। एक्चुअली व्हेन यू लुक एट आईआईटीज और एमटेक इन जनरल, मुझे लगता है कैंपस प्लेसमेंट की ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज उन्हें ही मिलते हैं जो इंडस्ट्रियल में होते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जॉब प्रोफाइल तो वही आता है ना, आरएनडी का बिल्कुल। प्रोफाइल हमेशा कम बिल्कुल। निकल के आता है बिल्कुल। बिल्कुल। जो तुम्हें और इसमें थर्मल। काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है भैया। मैं मतलब हम्म स्क्रैच से बता दूंगा, मतलब अगर हम्म अपन फ्यूचर में भी कभी करते हैं तो मैं हम्म प्रिपरेशन फेज से लेके मैं बाकी स्कोप भी बता दूंगा कि कहाँ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट आ रही है। हम्म हम्म मैनेजमेंट की तरफ वो कैसे इंक्लाइन कर सकते हैं, क्योंकि जैसे आप मैनेजमेंट की तरफ इंक्लाइन होते हो आपके लिए स्कोप और बढ़ जाते हैं भाई। तो एक हम्म मैकेनिकल का जो बंदा है वो अपना स्कोप इंडस्ट्रियल के थ्रू मैनेजमेंट की तरफ मोड़ सकता है, मेरे हिसाब से। तो ओके। इंडस्ट्रियल इज अ बफर बफर जोन। हाँ हाँ हाँ। ऑल राइट, परफेक्ट परफेक्ट पंकज, सो वील एंड इट ओवर है। जाने से पहले आई वुड लाइक टू ऑफर यू अ गिफ्ट फ्रॉम मोमेंटम पॉडकास्ट। पंकज, तुमने बताया कि यू हैव डन योर स्कूलिंग फ्रॉम हिंदी मीडियम, यू फेस सम प्रॉब्लम व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश। जब तुम ग्रेजुएशन में पहुंचे तुमने बहुत वर्क किया, यू आर इन अ गुड पोजिशन राइट नाउ, बट इफ यू आर इंटरेस्टेड इन इम्प्रूविंग योर स्पीकिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, तो मैं तुम्हें 100% फ्री आर्ट ऑफ स्पीकिंग का एक्सेस देना चाहता हूँ। 1 मंथ का प्रोग्राम है। इफ यू कैन टेक आउट टाइम, पार्टिसिपेट एंड सी, इट विल बी गुड फॉर यू। ज्वाइन करना श्योर भैया। चाहोगे? श्योर भैया, थैंक यू सो मच। ओके। आशीष वुड रंजन लव डॉट टू। हाँ AshishRanjan.com में जाओ, मैं तुम्हें लिंक भेज दूंगा, जस्ट अकाउंट क्रिएट करो, 100% फ्री। मैं तुम्हें आर्ट ऑफ स्पीकिंग में ऐड कर दूंगा। ये कोर्स मैं 2 साल से रन कर रहा हूँ, एंड सी ओह फॉर योर नाइस। सेल्फ हाउ यू कैन इम्प्रूव योर स्पोकन इंग्लिश एज वेल, क्योंकि अब तुम्हें बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस भी देने पड़ेंगे। यस। तुम्हारा यस भैया। कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑडियंस को मैं बोलना चाहता हूँ, अगर तुम ज्वाइन करना चाहते हो आर्ट ऑफ स्पीकिंग, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा और तुम्हारे लिए एक स्पेशल 20% डिस्काउंट है। डिसाइड फॉर योर सेल्फ इफ यू वॉन्ट टू इम्प्रूव इट और नॉट। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, पंकज को पता है विद एक्सपीरियंस दैट इट विल बी इम्पॉर्टेंट एवरीवेयर। हम बेसिकली रिकॉर्डेड सेशंस रखते हैं 10 आवर्स का, जो तुम कभी भी एक्सेस कर सकते हो। देन देर विल बी 4 लाइव सेशंस जहां तुम अपने डाउट्स खुद से पूछ सकते हो मुझसे, इसी टाइप का लाइव इंटरेक्शन रहेगा, बस 4-5 स्टूडेंट और रहेंगे। और उसमें मैं तुम्हें पर्सनल फीडबैक देता हूँ, जैसे क्या होता है ना, डेली बेसिस में यू विल सेंड मी योर रिकॉर्डिंग। So first of all, you'll see yourself that you are improving. Recordings will be of 20 minutes. And then I'll go through that recording to find out what you can work upon, right? बहुत बार ऐसा होता है कि तुम्हें लगेगा कि तुम्हें इस चीज़ पे काम करना है, लेकिन काम एक्चुअली तुम्हें किसी और चीज़ पे करना होता है उस टाइम पे कॉन्शियसली। बहुत सारे चीज़ बस प्रैक्टिस से जाते हैं। तो अकॉर्डिंगली हम वर्क करते हैं। इस मंथ से ज्वाइन कर सकते हो। तुम अपना शेड्यूल देख लेना, जब भी तुम्हारा हो श्योर। सके तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हारा स्टार्ट कर दूंगा। ओके पंकज।
थैंक यू All भैया। right, Pankaj. बोलो। फाइनल थॉट्स ये है कि थैंक यू भैया। मतलब आप बहुत ही मतलब मैंने एक रिक्वेस्ट की थी और आपने मतलब बहुत जेनरसली से एक्सेप्ट किया था, तो थैंक यू फॉर हैविंग मी। और फ्यूचर में भी मैं मतलब आपका कोई भी कोलैबोरेशन के लिए हमेशा रेडी रहूंगा। थैंक यू सो मच। यू आर मोस्ट वेलकम पंकज, तुमने बहुत ही अच्छा करियर परस्यू किया है। पीपल डिजर्व टू नो इट, यू डिजर्व टू शेयर इट। आई एम जस्ट अ मीडियम and we are going to end this podcast over here. See you next time. थैंक यू। Till then, bye. All right, Pankaj, we'll close it over here. कैसा रहा experience? अच्छा था भैया, काफी बढ़िया था। और मतलब मैं तो बोल रहा हूँ कि ये मेरे एक रिज्यूमे में नया पॉइंट आ गया कि मैं इसरो साइंटिस्ट के साथ बैठ के बात। ओके नहीं, लेकिन मैं सीरियस हूँ। आर्ट ऑफ स्पीकिंग ज्वाइन करो, तुम्हें काफी फायदा मिलेगा।